तो अगर हम बात करें CSS की, तो CSS होता क्या है, क्या होता है CSS? फर्स्ट क्लास नहीं ली थी, बताया था CSS क्या है, फैन ऑन कर लो आराम से। हाँ, तो CSS क्या है बेसिकली, जो HTML से हमने कंटेंट डाला है, हाँ, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो वो जो कंटेंट डाला है बेसिकली उस कंटेंट को, वो फॉर्मेटेड नहीं है, वो स्टाइल नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट दिख रहा है, जैसी उनकी नेटिव फॉर्मेटिंग है वो वहाँ दिख रही है, जिस टाइप से उसकी होनी चाहिए, ठीक है। बट क्या होता है कि नेटिव फॉर्मेटिंग में सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे आपने H1 जो दिया है उसमें ठीक है, उसका साइज़ बड़ा है, बोल्ड है, लेकिन उसके अलावा हम उसको कलर करना चाहते हैं, उसका फ़ॉन्ट कुछ अलग बदलना चाहते हैं, और मान लो उसको इधर उधर लेफ़्ट राइट कहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, CSS। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो CSS का मतलब है कि किसी भी पेज को स्टाइल और डिज़ाइन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, CSS। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है उसको डिज़ाइन करना और उसको स्टाइल करने के लिए हम CSS इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ CSS का, और ये जो सारी फाइल्स हैं पहले से, इन सबको मैं HTML के फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। तो किसी भी वेब पेज की स्टाइलिंग और डिज़ाइनिंग का काम हम करते हैं CSS से। अब सबसे पहली चीज़ कि CSS को इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो आप स्टाइल को ही स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करो उसी टैग पे जिसको आप स्टाइल करना चाहते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करोगे केवल उस टैग के ऊपर जहां आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा हमारे पास में होता है इन पेज, ठीक है, और जो हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसको इनलाइन बोलते हैं। इन पेज में क्या होता है, इन पेज का बेसिक मीनिंग ये है कि आप उसी पेज के अंदर CSS लिखते हो, और उसी पेज के अंदर CSS कैसे लिखते हैं, हेड टैग के अंदर, ठीक है, जो भी हमारा हेड टैग है उस हेड टैग के अंदर आप एक स्टाइल टैग बनाते हो, ठीक है, स्टाइल एलिमेंट बनाते हो, और उस स्टाइल टैग के अंदर आप सारी चीज़ें लिखते हो। तीसरा जो तरीका है वो है हमारा एक्सटर्नल CSS, ठीक है, जिसमें आप एक अलग से फाइल बनाते हो और जितना भी हमारा CSS का कोड है हम उस अलग फाइल में रखते हैं, ठीक है, और उस अलग फाइल में हम सारा कोड लिखेंगे और उसको अपना HTML का जो पेज है वहाँ लिंक कर देंगे, ठीक है, और वो CSS अपने आप अप्लाई हो जाएगी। ये 3 तरीके होते हैं, तो इनको एक एक करके देख लेते हैं कौन सा तरीका कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पहले हम CSS का देखते हैं कि CSS को लिखते कैसे, ठीक है। जब भी हम CSS लिखेंगे तो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास में CSS का सिंटैक्स है। है ना, तो यहाँ क्या है CSS कि सबसे पहले हमें कोई सेलेक्टर चाहिए, ठीक है। सेलेक्टर डिफरेंट टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। सेलेक्टर का मतलब है कि हम किसी HTML के एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सारा CSS का कोड लिखेंगे। जितना भी CSS का कोड होगा वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे
ये लिखा हुआ है। और CSS का जब भी कोड लिखेंगे तो वहाँ एक प्रॉपर्टी का नाम होगा, कॉलन होगा और प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे मुझे किसी एलिमेंट का कलर चेंज करना है तो कलर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कलर। कलर बेसिकली प्रॉपर्टी किस काम आती है, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। और उसकी वैल्यू आप नेम्ड वैल्यू दे सकते हो कोई भी, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ठीक है, हाँ, येलो, जो भी देना चाहो। तो एक्चुअल में उस टेक्स्ट का जो कलर होगा ना, उस एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाएगा। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो हम लगाना नहीं चाहेंगे, जितनी भी लगानी है वो हम प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू और सेमीकॉलन इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। और जो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड लिखते हैं उसको बेसिकली बोलते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ब्लॉक। और इस कंप्लीट CSS को बोलते हैं CSS रूल। जैसे ये रूल्स इस पर्टिकुलर सेलेक्टर या एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये है पूरा CSS रूल। अब बात करते हैं अप्लाइंग के तरीके, जिनमें 3 हैं, एक इनलाइन CSS, एक इंटरनल CSS और एक एक्सटर्नल CSS। इनलाइन देखते हैं कैसे काम करता है। इनलाइन में हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट जब भी हमें चलाना होता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, एक बार इसको देख लेते हैं स्लाइड को। तो आपने जैसे हमारे पास पैराग्राफ एलिमेंट है, क्या है? पैराग्राफ एलिमेंट। ये पैराग्राफ एलिमेंट, इस पैराग्राफ एलिमेंट के आप स्टाइल एट्रीब्यूट लगाओगे, उस स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही डबल कोट्स में जो वैल्यू लिखते हैं ना एट्रीब्यूट की, उसके अंदर ही आप डिक्लेरेशन करोगे प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन। आप इस तरीके से कितनी भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया और ये अपने आप वहाँ अप्लाई हो जाएगी। दूसरा है इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS में क्या करते हैं, ये यहाँ देखो स्टाइल टैग, वो हेड में सबसे लास्ट में हम स्टाइल लगाते हैं। ये हमने स्टाइल टैग यूज़ किया और उसके अंदर पहले सेलेक्टर, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं? सेलेक्टर और कर्ली ब्रैकेट्स, और वहाँ जो भी है वो उस प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं। ये हो गया हमारा इंटरनल CSS, मतलब इन पेज या इंटरनल, उसी पेज के अंदर हम CSS लिखते हैं। तीसरा है एक्सटर्नल CSS। और स्लाइड यूज कर दी, चलो कोई बात नहीं। अब कोड लिखते हैं, यहाँ ये CSS है। अब मैं सबसे पहले एक और फोल्डर बना देता हूँ बेसिक का। बेसिक CSS। तो ये मैंने एक CSS बनाई, तो HTML की फाइल बनाई। इसके अंदर मान लो मेरे पास ये एक पैराग्राफ एलिमेंट है। क्या है? पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी के लिए रैंडम लिखा है। अब इस पर मुझे इनलाइन CSS अप्लाई करनी है। क्या करनी है? इनलाइन CSS अप्लाई। तो इनलाइन का देख लेते हैं। इनलाइन का मतलब होता है उसी लाइन में आप लिख रहे होते हैं, इनलाइन CSS। तो यहाँ आप पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में जैसे एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हो, इसी तरीके से आप स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट है उसको इस्तेमाल करोगे। और यहाँ प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन यूज़ करोगे। जैसे मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं लगाऊंगा कलर रेड। तो कलर जो है वो इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर देगा। क्या कर देगा? कलर, जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर देगा। अब इसको देखते हैं हमारी CSS अप्लाई हुई या नहीं हुई। तो इस पैराग्राफ के ऊपर एक्चुअल में ये CSS की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गई होगी। देखोगे इसका कलर क्या हो गया? रेड हो गया, है ना। ये है हमारा इनलाइन CSS। अगर हम दूसरी बात करें कि भाई इनलाइन CSS के अलावा कौन सी होती है? इंटरनल CSS, ठीक है। इंटरनल में क्या करते हैं? सबसे पहले इंटरनल के अंदर आपको यहाँ यूज़ करना होता है स्टाइल। लास्ट में हेड टैग के अंदर सबसे नीचे हेड टैग में, ठीक है, हेड टैग क्लोज होने से पहले आप स्टाइल का यूज़ करोगे और यहाँ कोई सेलेक्टर लिखोगे, मतलब आपको किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो
सेलेक्ट करना है उस एलिमेंट को, मैं यहाँ इंटरनल CSS, जैसे मान लो मुझे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, तो आप 3 तरीके से किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में होता है एलिमेंट सेलेक्टर। क्या होता है? एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है? एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब है आप उस एलिमेंट का नाम लिख दो, उस एलिमेंट का नाम लिख दो। उस एलिमेंट का नाम क्या है? इस टैग का नाम क्या है? H2 टैग है ना ये, तो आप यहाँ H2 लिख दो, तो ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी पेज में H2 जितने भी होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने लिखा H2 और अब कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैंने जो प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू है वो लिख देनी है, ठीक है। कलर ब्लू, ये कलर क्या हो जाएगा इसका? ब्लू हो जाएगा, ठीक। अब जैसे दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो दूसरी आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी से मतलब कि आपको यहाँ कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो ईजीली। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। क्या है? बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो होता है वो हम दे सकते हैं, मान लो मैंने 10 दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या करता है? इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देगा। तो ये पहला हो गया हमारे पास में एलिमेंट सेलेक्टर। तो नेक्स्ट आते हैं एलिमेंट सेलेक्टर के बाद में एक जो कॉमन सेलेक्टर्स हैं वो देखते हैं पहले। एलिमेंट सेलेक्टर के बाद हमारे पास होता है ID सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। 3 बेसिक सेलेक्टर्स हैं। हम देखते हैं ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, ये रहा मेरा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को CSS करना है मुझे, तो इसको एक ID देनी पड़ेगी, ठीक है। Give an ID to an element, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को एक ID दे दो, और ID हम पहले दे चुके हैं अपने उसमें ना। तो यहाँ ID एक एट्रीब्यूट है, ID दिया और इसको कोई नाम दिया। नाम बेसिकली हमारा होना चाहिए मीनिंगफुल। तो यहाँ मैं जनरली सिर्फ वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ए, ठीक है। क्या यूज़ कर रहा हूँ? ए। तो ये मैंने ID दे दिया, ठीक है। और ये ID दे दी। एंड टू एक्सेस ID इन CSS, या फिर एक्सेस का मतलब है यूज्ड, ठीक है। टू यूज ID एज अ सेलेक्टर। अगर किसी ID को एज ए सेलेक्टर यूज़ करना है तो प्लेस हैश बिफोर ID, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि जब भी आपको CSS में ये बनाना हो, ठीक है, तो आप सेलेक्टर इसको यूज़ करना हो तो आपको क्या लगाना है? उसके आगे हैश लगाना है। तो मान लो मुझे इसकी CSS यहाँ लिखनी है, तो मैं क्या लिखूँगा? हैश, और ID का नाम क्या है? ID का नाम है A, ठीक है। ID क्या है? A। ये ID लिखी, और अब मैं यहाँ कोई भी कलर दे सकता हूँ। कलर रेड, ठीक है, और ये मैंने रेड दे दिया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। मान लो और प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ। ID में याद कर रखना है, बस एक चीज़ है जो ID में आपको याद रखनी है, वो है ID मस्ट बी यूनिक, ठीक है। पैराग्राफ ID मस्ट, अरे धीरे बात करो एक बार। ID मस्ट बी यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए ID क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए, बस ये याद रखना। जैसे मैंने AID यहाँ बना दी, तो अब AID नहीं बना सकते। तो यहाँ ये याद रखना है, किसी भी एज ए सेलेक्टर ID को यूज़ करना है तो किसी भी एलिमेंट को एक ID दो, ठीक है। उस ID का एज ए सेलेक्टर यूज़ करने के लिए आपको उसके आगे हैश लगाना है, बस ID यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया।
जैसे मान लो आपको एक ही एलिमेंट के साथ काम करना है तो आप आईडी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो तो आप क्या यूज़ करोगे? क्लास। जैसे क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को क्लास दो, क्या दो? क्लास। तो मैंने यहाँ क्लास दी, मतलब यहाँ मैंने लिखा और इस एलिमेंट में मेरे को स्टाइल करना है तो मैं यहाँ क्या दूंगा? क्लास। ठीक है, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो और क्लास यूनिक होना भी ज़रूरी नहीं है। क्लास का बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करनी है तो आप क्लास यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लास दी पैरा, ठीक है, पैराग्राफ। तो गिव अ क्लास टू एन एलिमेंट and to use class as selector। अच्छा बाहर रुके मुझे। हाँ, तो क्लास को एज ए सेलेक्टर यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके आगे डॉट लगाना, प्लेस डॉट बिफोर। क्या करना है आपको? डॉट लगाना। डॉट, ठीक है, बिफोर क्लास। अगर किसी भी क्लास को आपको यूज़ करना है तो आप क्या लगाओगे? डॉट। जैसे मुझे अब यहाँ यूज़ करना है तो डॉट, क्लास का नाम क्या है? पैरा। अब एक प्रॉपर्टी है किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए, फ़ॉन्ट साइज़, मतलब किसी भी टेक्स्ट को अगर बड़ा करना हो तो क्या यूज़ करेंगे? फ़ॉन्ट साइज़। और फ़ॉन्ट साइज़ जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू पिक्सल्स में होती है ना। तो जैसे मान लो इसका साइज़ 16 पिक्सल होता है डिफ़ॉल्ट साइज़, उसको बढ़ा के पैराग्राफ का मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, ये 30 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल हो गया। ठीक, तो जहाँ भी जिस भी एलिमेंट पे ये क्लास लगी होगी वहाँ आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करें, क्लास कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम। ठीक है, मल्टीपल फुल स्टैक में होती है। ठीक है, तो अपना लैपटॉप निकालो, ज्वाइन कर लो क्लास। क्लास कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, अगर एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल एलिमेंट पर लगाना हो तो हम क्लास यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लास लगाया और सेम क्लास का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ, तो मेरी जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ अप्लाई थी यहाँ भी हो जाएगी। तो वहाँ क्या अप्लाई था? फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल। ठीक है, अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हो तो यहाँ करो, जितनों पे ये क्लास लगी होगी वहाँ अप्लाई हो जाएगा। लिंक है ना मीटिंग का, ग्रुप में, वो ज्वाइन कर लो। जैसे मान लो आपको कलर चेंज करना है तो दैट्स कलर, ब्लू, रेड, ग्रीन, जो भी आप देना चाहो चॉइस है। ठीक, तो जितनी जगह क्लास लगी होगी वहाँ अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो आपको मान लो कोई पर्टिकुलर स्टाइल करना है, जैसे आपके पास 10 बटन है, ठीक है, और आप सबको एक जैसा स्टाइल करना चाहते हो तो एक जगह उसकी CSS लिख लो और उसके बाद में
आप उन सबको एक साथ अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे कि उन सब पे एक ही क्लास लगा। ये हमारे 3 सेलेक्ट हैं। पहला एलिमेंट सेलेक्टर जिसमें सीधे आप टैग का नाम लिख दो, वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, सारे सेलेक्ट होंगे, ठीक है। आईडी जो है, किसी भी एलिमेंट को आप आईडी लगाओ, और आईडी को एज ए सेलेक्टर यूज़ करना हो तो उसके आगे हैश लगा के आईडी का नाम लिख दो, ठीक है, आईडी लिख दो। और फिर उसके बाद में आती है क्लास। क्लास अगर यूज़ करनी हो तो आप सीधा क्लास लगाओ और डॉट लगा दो। बस फ़र्क इतना है कि आईडी यूनिक होती है और क्लास यूनिक नहीं होती, कैन मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई करी जा सकती है, ठीक है। ये रहा। क्लियर? तो हमारे 2 हो गए हैं, ठीक है। एक तो इनलाइन सीएसएस जहाँ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, दूसरा इंटरनल सीएसएस जहाँ हमने स्टाइल एलिमेंट यूज़ किया था हेड टैग का। तीसरा है अपना कौन सा, एक्सटर्नल सीएसएस, वो देखेंगे। उससे पहले हमने 3 टाइप के सेलेक्टर्स देखे, बेसिक सेलेक्टर। पहला था एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस की। एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है कि एक्सटर्नल सीएसएस में आपको एक फाइल बनानी होती है, ठीक है। कोई भी फाइल बनाओ जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट CSS, ठीक है। जैसे मैंने स्टाइल डॉट CSS, ये मैंने बना लिया एक CSS की फाइल। अब इस CSS में मैं कोड लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में ये S3 एक्सटर्नल CSS, यहाँ मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, क्रिएट an external file with .css extension, ठीक है, एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है .css एक्सटेंशन के साथ। जनरली आपकी जो फाइल होती है CSS की, उसका नाम style.css, index.css, या फिर वो फाइल का नाम जो HTML है, ठीक है, या HTML का जो पेज है, जैसे home.css, मान लो सर्विसेज का कोई पेज है services.css, इस तरह के नाम होते हैं। बाकी आप अपनी चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। अब जैसे हम उसमें लिख रहे थे इंटरनल में, वैसे ही हम एक्सटर्नल में लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मुझे इसको स्टाइल करना है, तो यहाँ मैं क्लास आईडी एलिमेंट सेलेक्टर कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ। जनरली हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ नहीं करते, क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेता है पेज के अंदर। जैसे मैंने अगर p टैग यूज़ किया तो जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सबको यूज़ कर अपने आप अप्लाई कर देगा। तो ये हमें अप्लाई नहीं करना। जनरली ज़रूरत है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पास कुछ यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो आपने एड्रेस यूज़ किया, कोड यूज़ किया, ऐसे यूनिक वो टैग्स भी हैं, तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, वहाँ क्योंकि सबकी स्टाइल एक जैसी होती है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्लास दी, ठीक है, क्लास दे दी मैंने पैरा 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको पैराग्राफ 2 करके क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, क्लास। तो ये है हमारा एक्सटर्नल CSS में। अब इसमें कोड लिखना है, इस पैराग्राफ को एक्सेस करना है CSS के अंदर, तो कैसे करेंगे, डॉट पैरा 2, और यहाँ अब वही प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमीकोलन, जैसे कलर ग्रीन, कलर ग्रीन, ठीक है। तो ये कलर ग्रीन अप्लाई हो जाएगा अपने आप इस पैरा 2 पर, लेकिन कब होगा, जब हम उस HTML की फाइल में इसको लिंक करेंगे, CSS को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो अभी तक हमने लिंक नहीं किया, तो आप लिंक करने के लिए क्या करोगे, आप मतलब इस स्टाइल के बाहर, इस स्टाइल से कोई लेन देना नहीं, ठीक है ना, या तो ऊपर या नीचे, जहाँ भी आप करना चाहो, और वही लास्ट में तो आपने लगाया स्टाइल, लिंक टैग लगाया। लिंक टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है HREF। तो HREF का क्या मतलब है, हाँ, हाइपरलिंक रेफरेंस, मतलब आप वहाँ क्या लिखते हो, एड्रेस, ठीक है, किसी भी पेज का URL या फिर किसी भी चीज़ का एक पाथ, वो है
हाइपर लिंक रेफरेंस। अब बात करते हैं चलो हाइपर लिंक रेफरेंस। तो है एक होता है रिलेशन एट्रीब्यूट, उसके अंदर रेल, ठीक है। क्या होता है रेल? रेल का मतलब रिलेशन होता है बेसिकली। तो रिलेशन क्या है? स्टाइल शीट। क्योंकि लिंक टैग और जगह भी इस्तेमाल होता है, हम केवल CSS जो एक्सटर्नल CSS है उसको अप्लाई करना देता है। तो आपको यहाँ रिलेटिव पाथ लिख देना, ठीक है। इन सम केसेस आप एब्सोल्यूट पाथ भी लिखोगे, बट जहाँ कहीं और CSS रखी होगी तो उसका एब्सोल्यूट पाथ लिखोगे। रिलेटिव पाथ में क्या? सेम फोल्डर में होनी चाहिए। या आपके पास कोई सब फोल्डर है, मान लो CSS के फोल्डर में आप सारी CSS की फाइल्स रखते हो, तो आपको उस सब फोल्डर का नाम स्लैश और उस फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है हमारा? style.css। और ये जो style.css है ये यहाँ अप्लाई हो जाएगी जैसे मैं इसको सेव करूँगा ना। मैंने अभी सेव नहीं किया इसको, तो ये सेव किया, ठीक है। डॉट पैरा टू कलर प्रॉब्लम ये है कि ये फाइल इस फोल्डर से बाहर है। क्या है? बाहर, ठीक है। तो इसको फोल्डर में डाल दिया, अब ये अप्लाई हो जाएगी अपने आप। क्या हो गया? कलर ग्रीन हो गया ना। अब मैं यहाँ जो फाइल्स कोड लिखूँगा वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे बैकग्राउंड कलर देना है, मान लो मेरे को ग्रीन हो गया तो येलो दे देते हैं, ठीक है। येलो आप लिखते चले जाओ यहाँ कोड, वहाँ अपने आप टाइप। आपको करना क्या है? लिंक करना है CSS की फाइल को HTML की फाइल से, बस इतना सा काम करना है। क्लियर? तीनों तरीके। एक बार ये तीनों खुद से करके देख लो, है ना। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लो। तो हम बात कर रहे थे ब्लॉक एलिमेंट की। सबसे पहले देखो, ब्लॉक एलिमेंट जो हमेशा नई लाइन से शुरू होंगे, एंड कवर द इंटायर विड्थ ऑफ स्क्रीन, ठीक है। एंड कवर्स एंटायर विड्थ ऑफ स्क्रीन, पूरी विड्थ कवर करेंगे। पहली बात तो नई लाइन से स्टार्ट होंगे, इनके पीछे कुछ भी नहीं आएगा इनके पीछे कुछ भी नहीं आ सकता। मतलब आपने पैराग्राफ टैग लिखा और P टैग के अंदर भले ही A लिख दिया तो वो A पूरी लाइन में ही आएगा, उसके नीचे ही आएगा अगला टेक्स्ट, चाहे कुछ भी हो ना। ये हो गया। और इन पे जो है बॉक्स की ऑल प्रॉपर्टीज अप्लाई की जा सकती है, जैसे पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग मार्जिन क्या होता है हम बात करेंगे, फिलहाल ये समझ लो कि चारों डायरेक्शन में सारी चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं। अब इनलाइन जो एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट्स बेसिकली जहाँ से कंटेंट स्टार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। अब इनके साथ पैडिंग और मार्जिन का क्या है कि इनकी जो ऊपर टॉप में और बॉटम में पैडिंग मार्जिन नहीं दिया जा सकते, ये केवल लेफ्ट और राइट में लेते हैं। कौन कौन सी जगह लेते हैं? लेफ्ट और राइट में। पैडिंग एंड margin can be applied in left और right। टॉप और बॉटम में पैडिंग और मार्जिन नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। और ये कभी नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते, जहाँ से कंटेंट स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट होंगे और जहाँ कंटेंट खत्म हो रहा है वहीं खत्म हो जाएगा। एज एन एग्जाम्पल आप मुझे बताओगे कि आपने इतने सारे जो HTML के एलिमेंट्स हैं लगभग सब पढ़ लिए, तो कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन है? ब्लॉक का 4 है, BR है, नई लाइन पूरी लेता है और हेडिंग टैग्स। BR 4 अलग चीज़ है, चलो बताओ। और हेडिंग के सारे टैग्स। हेडिंग के सारे टैग्स क्या हैं? ब्लॉक है। ब्लॉक एलिमेंट। और पैराग्राफ और सारी लाइनें। पैराग्राफ इनलाइन है।
नहीं, पैराग्राफ इनलाइन नहीं है, पैराग्राफ क्या है, ब्लॉक है। अब यहाँ देखो ना एक बार इस पेज में, ये लिखा हुआ है S3 में, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें, ये किस में लिखा हुआ है, पैराग्राफ। ये नीचे जो है एलिमेंट सेलेक्टर के नीचे ये क्या किस में लिखा हुआ है, H2 में, ठीक है, और ये किस में लिखा हुआ है, पैराग्राफ में। तो आईडी सेलेक्टर के नीचे, तो आप देखो यहाँ आईडी सेलेक्टर के नीचे क्या इसने पूरी विड्थ कवर करी है, नहीं इसने पूरी विड्थ करी है, कलर यहाँ तक आ रहा है ना इसका, तो बैकग्राउंड जहाँ तक जाएगा वहीं तक तो कलर जाएगा, बैकग्राउंड कलर लगाएगा, पूरी विड्थ कवर करी है, ठीक है। तो क्या इसके पीछे यहाँ से कुछ शुरू हो रहा नहीं हो रहा ना, सब नई लाइन से, खुद कहाँ से शुरू हुआ है, नई लाइन से। तो ये सारे पैराग्राफ और जितने भी टैग्स हमने यूज़ किए ना, ये सब ब्लॉक थे। कौन कौन से ब्लॉक थे, हेडिंग्स थी, टेबल ब्लॉक था, फॉर्म ब्लॉक था, लिस्ट ब्लॉक थी, एलआई ब्लॉक था, ठीक है। जब भी तो नया एलआई दूसरी लाइन में आ रहे थे ना, क्यों आ रहे थे, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट थे, ठीक है। और कौन कौन से टैग हैं जो इनलाइन हैं, हाँ, फॉर्म के अंदर जितने भी टैग्स यूज़ किए वो क्या है, इनलाइन है। जैसे इनपुट है, इनलाइन है, लेबल है, इनलाइन है, और सेलेक्ट भी इनलाइन है। तो सारे टैग क्या थे, इनलाइन थे। इसके बाद एक चीज़ और है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमने जितने भी टैग्स इस्तेमाल करे वो कैसे हैं, इनलाइन है, ठीक है। तो जितने भी टैग्स थे वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के इनलाइन थे। अब ये याद क्यों रखना है, क्योंकि आप कई बार ये कन्फ्यूज़न करोगे कि ये टैग्स क्या है, कि उन पे ये टॉप में पैडिंग नहीं लग रहा, टॉप में मार्जिन नहीं लग रहा, या फिर ये नई लाइन से क्यों नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें हमें इसी हिसाब से देखनी है कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी हैं, आप देख सकते हो यहाँ। और ऐसी जो है आप जब भी यूज़ करोगे तो आपको अपने आप दिख जाएगा नई लाइन से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, और आपने जितने यूज़ किए उनको बाहर से एक बार खोल के देख लेना है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट क्या है। जैसे मैंने यहाँ 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं, वो 2 पैराग्राफ कहाँ गए, सब सेपरेट लाइन में गए, तो सारे क्या हैं, ब्लॉक एलिमेंट। बस सिंपल सा यही रूल याद रखो। अब इसमें ब्लॉक एलिमेंट्स में एक और एलिमेंट आता है, ठीक है, कौन सा, डिव एलिमेंट। तो इसके साथ कोई स्पेशल फील वो नहीं होती, ठीक है, क्या नहीं होती, स्टाइलिंग नहीं होती। ये बेसिकली कंटेंट्स को रैप करने का काम आता है। क्या आता है, रैप करने का। क्योंकि जैसे मान लो आपको एक आर्टिकल लिखना है, उस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इमेजेज हैं, सब है, तो उन सबको आप एक डिव के अंदर रखोगे। डिव क्या करता है, बॉक्स का काम करता है, ठीक है। ऐसे ही इनलाइन में एक एलिमेंट है जिसकी कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं है, वो क्या है, स्पैन टैग। और स्पैन टैग क्या करता है, स्पैन टैग जो है वो कुछ नहीं करता। आपको मान लो किसी एक स्पेशल वर्ड को स्टाइल करना है, तो उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा ना उसको। तो अगर आप बोल्ड टैग लगाते हो तो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा, तो जो हमें बोल्ड चाहिए नहीं, टैग लगाओ तो इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप कोई और टैग इस्तेमाल करते हो, EM इस्तेमाल करते हो, बिग इस्तेमाल, तो सबके साथ फॉर्मेटिंग है ना। स्पैन के साथ कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है, तो आप उसे स्पैन टैग के अंदर रख सकते हो और उसको स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए स्पैन टैग यूज़ करते हैं। स्पैन क्या है, कि इनलाइन टैग है, और डिव क्या है, बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं बॉक्स क्या होता है। ये हमारा बेसिक का कंप्लीट हो गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज बॉक्स, ठीक है। बॉक्स प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, और यहाँ से आगे मैं डिव ही इस्तेमाल करूँगा। रीज़न क्या है कि डिव के साथ कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे पैराग्राफ है, उसके साथ कुछ फॉर्मेटिंग है, और पैराग्राफ तो वैसे भी हम पैराग्राफ के लिए ही यूज़ करते हैं स्पेशली, क्योंकि ये सिमेंटिक टैग्स है ना, जो कुछ मीनिंगफुल कंटेंट बताते हैं, अपने आप से बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे पी टैग यूज़ किया पैराग्राफ, तो उसका मीनिंग क्या है कि इसके अंदर पैराग्राफ हो सकता है। हेडिंग को यूज़ किया तो इसका मतलब क्या है, हेडिंग हो सकता है। तो जो अपने नाम से ही अपने कंटेंट को बताएं, ठीक है, वो सिमेंटिक टैग होते हैं। अब कौन कौन से टैग सिमेंटिक है, जिनमें नाम हमें बता रहा है कि ये टैग किस में काम आ रहा है, वो सब के सब क्या है, सिमेंटिक। तो डिव हमें बता रहा है किस जगह काम आ रहा है, नहीं, तो डिव क्या है,
सिमेंटिक टैग नहीं है। स्पैन बता रहा है हमें क्या काम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वो सिमेंटिक नहीं है। बाकी हम सिमेंटिक टैग्स अभी ये पढ़ ले थोड़ा सा, उसके बाद हम और डिटेल में देखेंगे कौन कौन से सिमेंटिक टैग्स हैं, ठीक है। क्योंकि दो टाइप के सिमेंटिक टैग्स होते हैं, बाद में बात करेंगे उसकी। फिलहाल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। मैं जो सारी CSS लिखूँगा वो मोस्टली मेरी CSS होगी अपने इंटरनल, ठीक है। और आप जो भी CSS बनाओगे वो हमेशा ही एक्सटर्नल बनाओगे। एक्सटर्नल CSS का फ़ायदा क्या है कि आपने एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, तो आप उस एक फ़ाइल को ही 50 पेजों में लगा सकते हो, बस लिंक ही तो करना है। तो आप एक फ़ाइल को ही कितने पेजेस में लगा सकते हो। दूसरा, जब आपका पेज बड़ा हो जाएगा तो आप मान लो CSS का कोड आप हेड में लिख लो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा HTML को देखने के लिए। इससे बेटर है कि आप दो फाइल्स बनाओ, एक HTML के अलग और एक CSS की अलग। जैसे HTML देखना है तो आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे आपको HTML दिख जाएगा। चलो, तो यहाँ मैं बनाता हूँ box.html और इसी की एक CSS फाइल बना लेते हैं, box.css। बॉक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं इसके अंदर लिखूँगा। क्लियर? इसके लिए मैंने अलग से एक CSS फाइल बना ली है। इस CSS को फाइल को पहले ही लिंक कर लो, बाद में भूल जाओगे नहीं तो कहोगे कि हुआ क्या। तो लिंक href के अंदर क्या लिखना है मुझे, box.css। बस याद रखना कि सेम फोल्डर में होनी चाहिए। अब बॉक्स है हमारा div, क्या है, तो div को सेलेक्ट करना है तो आपको क्लास देनी पड़ेगी या फिर ID देनी पड़ेगी या एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो हम जनरली क्लास यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, क्लास। तो मैंने क्लास क्या दी, बॉक्स। इसको CSS में एक्सेस करना है तो डॉट बॉक्स, मैंने डॉट बॉक्स नाम से क्लास बनाई, ठीक। और जैसे ही मैं इसको बनाता हूँ तो यहाँ जो भी CSS लिखूँगा वो वहाँ अपने आप अप्लाई करेगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, पूरी कंप्लीट विड्थ। क्या होगी, कंप्लीट विड्थ। जैसे मैं इसके अंदर एक कंटेंट डाल देता हूँ, और क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी विड्थ कवर करते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया, ये हो गया ना, पूरी विड्थ कवर करिए। लेकिन हम विड्थ नाम की एक प्रॉपर्टी है, उससे इस बॉक्स को विड्थ दे भी सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है विड्थ। तो हमारी जो बॉक्स की प्रॉपर्टी सबसे पहली कौन सी है, विड्थ, ठीक है। विड्थ देनी है तो आप पिक्सल्स में दे सकते हो, परसेंटेज में दे सकते हो। पिक्सल्स बेसिकली स्क्रीन के पिक्सल्स होते हैं। जैसे मैंने विड्थ दी 200 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये कितनी विड्थ कवर करेगा, 200 पिक्सल, ठीक है। लेकिन अब भी ये पीछे कुछ भी नहीं आने देगा। ये मैं सोचना पीछे कुछ भी आ जाएगा ना, अब भी इसके पीछे कुछ भी नहीं आएगा। जो कंटेंट अब भी आएगा वो नई लाइन से ही आएगा, ना आगे कुछ आएगा ना पीछे कुछ आएगा, भले ही विड्थ इसको कितनी दे दो। सेम एक प्रॉपर्टी है हमारे साथ में हाइट। क्या है, हाइट। हाइट क्या होती है, वो भी हम पिक्सल्स में दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है वो हाइट होती है कंटेंट की। जितना उसके अंदर कंटेंट ज़्यादा जाएगा हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट जो होती है वो कितनी होती है, कंटेंट के बराबर, ठीक। तो जितना कंटेंट ज़्यादा चला जाएगा उतना उसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। बट हम इसको अपने आप बना सकते हैं, ठीक है। हाइट इसको दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं। तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया। क्या बना लिया, बॉक्स, ठीक। अब बॉक्स बना लिया। बॉक्स के बाद हमारे पास बॉक्स की सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है, बॉर्डर, ठीक। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर। अगर मुझे इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है तो यहाँ आप लगाओगे बॉर्डर। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉर्डर। काम क्या है, किसी भी उस पर बॉर्डर अप्लाई करना, किसी भी बॉक्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना। तो आपने बॉर्डर लगाया। बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन सी। पहला तो बॉर्डर का होता है कलर, ठीक है, बॉर्डर का स्टाइल और बॉर्डर की विड्थ।
कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर। देखो आप कुछ दो मत दो, आपको एक चीज़ तो देनी पड़ेगी, वो है बॉर्डर की स्टाइल। क्या है? बॉर्डर की स्टाइल। यहाँ मैंने बॉर्डर को स्टाइल किया, तो बॉर्डर और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, उनके बीच में हाइफन आता है। जैसे दो वर्ड है ना, बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर और स्टाइल के बीच में क्या आएगा? हर एक प्रॉपर्टी के बीच में इसमें हाइफन यूज़ किया गया, बॉर्डर स्टाइल। ये नहीं लगाओगे तो भले आप बॉर्डर कलर लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ नहीं लगेगा। ये इसेंशियल है, ठीक है। इसके बिना कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी नहीं। बॉर्डर लगाना तो आपको सबसे पहले स्टाइल लगाना पड़ेगा। तो बॉर्डर स्टाइल, स्टाइल की यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। जैसे हम बात करें, एक है डैश, डैश का मतलब बॉर्डर डैश 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 लगेगा, ठीक है। दूसरी जो है वो है डॉट 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 डॉट। तीसरी जो है वो डबल, ठीक है। अब लगा लगा के सारे देख सकते हो, और हम भी देख लेंगे धीरे धीरे कर करके। तो ये केवल अलग अलग बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। तो हमारे पास है सॉलिड, सॉलिड का मतलब एक सीधी लाइन, ठीक है। तो बॉर्डर लग गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर लगता है वो लगता है ब्लैक कलर का। तो बॉर्डर कलर देके हम इसको चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर आप मैंने दिया ब्लू, तो बॉर्डर का कलर ब्लू हो जाएगा। अब ऐसे ये बॉर्डर बेसिकली छोटा सा होता है ना, 1 पिक्सल के समथिंग अराउंड, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और इसका बॉर्डर का खुद का साइज़ होता है, पिक्सल में भी थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो बॉर्डर विड्थ, अब आप इसको जैसे 10 पिक्सल देना चाहो तो ये एक्चुअल में 10 पिक्सल का हो जाएगा। और आप जैसे इसको 1 पिक्सल देना चाहो तो ये और छोटा हो जाएगा। तो 2 पिक्सल देना चाहो तो ये 2 पिक्सल का हो जाएगा, ठीक है। 20 देना चाहो तो 20 हो जाएगा। जितने पिक्सल की आप विड्थ देना चाहोगे उतने पिक्सल्स की विड्थ हो जाएगी, ठीक। अब CSS में एक सब चीज़ों के लिए, जैसे आपने 3 चीज़ें लिखी, इनके लिए एक शॉर्ट हैंड होता है। क्या होता है? शॉर्ट हैंड। देखो HTML में हमने कमेंट्स पढ़े थे, यहाँ भी हमारे पास कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब है वो CSS का कोड रीड नहीं होगा। तो यहाँ जो कमेंट्स हैं वो हम लिखते हैं स्लैश स्टार से चालू करते हैं और स्टार स्लैश से एंड करते हैं। जैसे इसको मेरे को कमेंट करना है, इस वाले को, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। मैंने लिख दी, तो मैं स्टार स्लैश से स्लैश स्टार से इसको स्टार्ट करूँगा आगे, यहाँ स्लैश स्टार, और एंडिंग में मेरे को यहाँ तक कमेंट करना है, तो स्टार स्लैश। तो यहाँ से यहाँ तक का कोड रीड नहीं होगा, मतलब बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है, हट गया। तो बॉर्डर का एक शॉर्ट हैंड होता है बॉर्डर, जहाँ तीनों चीज़ें एक साथ लिखी जा सकती हैं, स्टाइल, विड्थ और कलर। अब सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको विड्थ लगानी है, ठीक है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल जो भी लगाना चाहो, 5 पिक्सल, फिर स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में आपको यहाँ स्टाइल देना है। तो आपको जो सॉलिड की जगह मैं देता हूँ डैश्ड, ठीक है। डैश्ड क्या है? डैश 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 बॉर्डर। जैसे अब बॉर्डर लग चुका है ना, बॉर्डर लग चुका है इस तरीके से। तीसरा जो है स्पेस देके वो है कलर। आप लगाना चाहो तो लगाओ, ऑप्शनल होता है, नहीं लगाना चाहो तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक हो जाएगा, ठीक। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। अब ऐसे ही बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर अलग अलग डायरेक्शन, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन को, क्योंकि मैं अब अलग अलग डायरेक्शन में लगाऊँ। तो आपको लिखना है बॉर्डर हाइफन डायरेक्शन का नाम, इसका डायरेक्शन का नाम। तो मैंने डायरेक्शन का नाम लिखना है, मान लो किस डायरेक्शन में लगाना है। तो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है टॉप, नीचे वाली बॉटम, ये लेफ़्ट और ये राइट। तो ये तो है टॉप, ये है बॉटम, ये है राइट और ये है लेफ़्ट। तो मान लो आपको जिस डायरेक्शन लगाना है उस डायरेक्शन का नाम बॉर्डर लेफ्ट, और फिर तीनों प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे। आप अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे बॉर्डर लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ ना। तो जैसे मेरे को लगाना है मान लो 1 पिक्सल, और स्टाइल देता हूँ डॉटेड, कौन सी? डॉटेड। और इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मान लो 10 पिक्सल डॉटेड। और कलर देना चाहो दे सकते हो ना, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक तो लग ही जाएगा ना। कलर मान लो मैंने ब्लू दे दिया, तो लेफ्ट में लग गया। अगर टॉप में लगाना है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? बॉर्डर टॉप।
अलग अलग डायरेक्शन में आप लगाना चाहते हो तो आप एक डायरेक्शन से बॉर्डर हटाना चाहते हो, जैसे मान लो ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी नीचे लिखी होगी वो ओवरराइड कर जाएगी। तो बॉर्डर चारों तरफ लगा ग्रीन, नीचे लिखा हुआ बॉर्डर लेफ्ट, तो बॉर्डर लेफ्ट ने उसको लेफ्ट वाली साइड को ओवरराइड कर दिया। आपको किसी एक साइड से बॉर्डर हटाना है, पूरा ही बॉर्डर हटाना है, तो आप क्या करोगे, बॉर्डर नन कर दोगे। क्या करोगे, नन कर दो। तो अब जैसे मैं डायरेक्शन, अगर बॉर्डर नन कर दूंगा चारों तरफ से हट ही जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्शन में एक में हटाना चाहता हूँ, जैसे मान लो टॉप में हटाना है, तो आप यहाँ क्या करोगे, नन, बॉर्डर टॉप नन, तो ऊपर से हट जाएगा, है ना। तो ये हमारा बॉर्डर है ना। अलग अलग डायरेक्शन का आप देख सकते हो, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉर्डर, ठीक। मैं सब लिख नहीं रहा, सारी प्रॉपर्टीज वो सेम ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं। अब ये हो गया हमारा एक बॉक्स। अब मैं दूसरा बॉक्स बनाता हूँ, उस पर हम बाकी बॉक्स की सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसमें हमारे पास में है, एक और बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ मैंने डिव बनाया, डिव, और इस डिव को क्लास दे देते हैं बॉक्स 1, बॉक्स 1, ठीक। अब डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है वो तो कंटेंट की होती है, तो इसकी कोई हाइट है नहीं, कंटेंट ही नहीं है। डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो स्क्रीन की विड्थ होती है, पूरी विड्थ कवर कर रहा होगा, लेकिन जब हाइट ही नहीं है तो होगा क्या, कुछ नहीं है इसमें। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, बॉक्स 1, डॉट लगाया मैंने, डॉट क्लास एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले विड्थ देते हैं, विड्थ मान लो सेम मैंने 150 पिक्सल दे दी, कितना 150 पिक्सल। ऐसे ही मैंने हाइट देनी है, तो हाइट 150 पिक्सल, क्लियर। सेव किया तो कुछ दिखेगा ही नहीं, है बॉर्डर वहाँ, लेकिन दिखेगा क्या, ना तो बॉर्डर, सॉरी बॉक्स है, ना तो उसमें बॉर्डर है, ना कंटेंट दिखेगा, ना कुछ नहीं दिखेगा। तो दिखाना है तो क्या लगा दो, बॉर्डर, क्या लगा दो, बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाया 1 पिक्सल डबल, ठीक है, ये एक और स्टाइल है डबल, ठीक है। तो डबल जो है उसमें 2 बॉर्डर लगता है, मैंने 1 पिक्सल का ही बॉर्डर लगाया, तो उसमें दिखेगा क्या, कुछ नहीं दिखेगा। 10 पिक्सल कर दूंगा तो 2 बॉर्डर दिखेंगे, ठीक है। 1 पिक्सल में तो दोनों मार्जिन हो गए ना, दिखेगा ही नहीं कुछ। तो ये मैंने एक और बॉक्स बनाया। अब इस पर एक प्रॉपर्टी है मार्जिन, क्या है, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, बेसिकली मार्जिन है स्पेस अराउंड बॉर्डर, स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। मार्जिन क्या होता है, स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, मार्जिन इज स्पेस अराउंड बॉर्डर, ठीक है, स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड, ठीक है। अगर ऐसे इसके अंदर लाइन लिखोगे ना कि ये गलत मानेगा इसका ना, ऐसे नहीं लिखो, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए क्या है ना। जैसे कमेंट कर दूंगा तो रीड नहीं करेगा, कोड में कोई एरर नहीं आएगी। बॉर्डर क्या हो, मार्जिन क्या होता है, स्पेस आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। तो ये है हमारा मार्जिन। जैसे अभी जो है ये चिपका हुआ है लेफ्ट में, ऊपर भी चिपका हुआ, क्योंकि इसके बीच में हमने कोई स्पेस डिफाइन नहीं किया, तो मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन ये रहा। तो मार्जिन हम पिक्सल्स में दे सकते हैं, मार्जिन दिया मैंने 50 पिक्सल, तो चारों तरफ से 50 पिक्सल का गैप बना जनरेट कर लेगा अपने आप, है ना। चारों तरफ से, इधर भी करेगा, ऊपर भी करेगा, नीचे भी करेगा, और उधर भी करेगा ना। अब ये तो चारों तरफ लग गया, क्या हो मुझे एक डायरेक्शन में लगाना है, तो आप डायरेक्शन यूज़ कर सकते हो, मार्जिन हाइफन डायरेक्शन। जैसे मुझे कहाँ लगाना है, अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो केवल मुझे टॉप में लगाना है, तो मार्जिन टॉप, और जितने पिक्सल आप देना चाहो, जहाँ मान लो 30 पिक्सल दिया, तो केवल टॉप से, टॉप में स्पेस जनरेट करेगा कितना, 30 पिक्सल, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, तो आप ऐसे तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम सब अलग अलग डायरेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका भी एक शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट, वो क्या है कि आप मार्जिन लिखो और आपको अलग अलग मार्जिन देना है, मान लो सब डायरेक्शन में अलग अलग देना है,
तो इस मार्जिन में अगर एक वैल्यू दोगे तो वो वैल्यू लगेगी केवल चारों तरफ, लेकिन अगर आप 4 वैल्यूज़ दोगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में लगेगी। जैसे मैंने दिया 50 पिक्सल, 40 पिक्सल, 30 पिक्सल और 20 पिक्सल। क्लियर? तो जो सबसे पहली वाली वैल्यू होगी वो कहाँ लगेगी? टॉप में। दूसरी वाली वैल्यू क्लॉकवाइज घूमते चले जाओ, ठीक है, दूसरी वाली क्लॉकवाइज राइट में। तीसरी वाली लगेगी बॉटम में। किसमें? बॉटम में, बॉटम में। चौथी वाली लगेगी टॉप से स्टार्ट करो और क्लॉकवाइज घूमते चले जाओ, ये क्रम है, टॉप राइट बॉटम राइट, ठीक है। अब अगर मैं मार्जिन के अंदर 3 ही वैल्यू दूँ तो मार्जिन, जैसे इसको सेव करते हैं, देखो तो लेफ्ट में 30 पिक्सल, टॉप में 50 पिक्सल, राइट में 40 पिक्सल, 30 पिक्सल, इस तरीके से लगता हुआ चला जाए। अगर मैं 3 ही वैल्यू दूँ तो क्या होगा? जैसे मान लो मैंने दिया 10 पिक्सल, 50 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आप देखोगे कि पहली वाली जो वैल्यू है ना वो तो टॉप में लगेगी, ठीक है, फिक्स है। पहली वाली वैल्यू कहाँ लगेगी? टॉप में। अब जो दूसरी वाली जो वैल्यू है ना वो लगेगी लेफ़्ट और राइट। किसमें? लेफ़्ट और राइट। और जो लास्ट वाली वैल्यू वो कहाँ लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, क्या बच गया? बॉटम। क्लियर? तो 10 पिक्सल कहाँ अप्लाई होगा? टॉप में। 50 पिक्सल कहाँ अप्लाई होगा? लेफ्ट और राइट में। और 20 पिक्सल 10 पिक्सल का ही गैप है टॉप में, और लेफ्ट राइट में 50 पिक्सल का, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम 2 वैल्यूज़ देते हैं मार्जिन की, मार्जिन, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, हट जाएगा इसको यहाँ, तो मार्जिन 20 पिक्सल और मार्जिन 50 पिक्सल। तो पहला वाला जो है वो लग जाएगा टॉप और बॉटम में, दूसरा वाला लग जाएगा लेफ्ट और राइट। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है ऑटो। ऑटो का मतलब होता है जितना मार्जिन अवेलेबल है सारा ले लें, जितना मार्जिन अवेलेबल है। तो जैसे देखो अभी जो इस पे 20 और ये लगा हुआ है, इस मार्जिन को मैं, तो अगर मैं मार्जिन केवल एक ही डायरेक्शन में दूँ, मार्जिन लेफ्ट, कहाँ? मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट दूँ ऑटो, तो क्या होगा? ऑटो का मतलब होता है जितना अवेलेबल है मार्जिन वो सारा ले लो। तो क्या होगा इस डिव का बॉक्स का? इधर खिसक जाएगा, क्यों खिसक जाएगा? क्योंकि कितना मार्जिन अवेलेबल है, जितना अवेलेबल है वो सारा ले लेगा मार्जिन, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इधर लेके रखता ही है सारा सारा, बाकी हम लेफ्ट किया तो इधर चला गया, ठीक है। अब अगर मैं मार्जिन राइट ऑटो कर दूँ तो क्या होगा? बीच में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड ऑटो लगा हुआ, मतलब जितने भी मार्जिन अवेलेबल है उसको बराबर बराबर बांट देगा लेफ्ट में और राइट में, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटो हो जाएगा। तो अगर किसी भी बॉक्स को सेंटर करना हो तो आप क्या करोगे? मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो, ठीक है। अब ये तो देखो हो गया कि भाई मार्जिन लेफ्ट राइट, आप 2 लाइन लिखो, इससे बेटर आपका काम 1 लाइन में भी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा कि मार्जिन में अगर 2 प्रॉपर्टीज दें तो पहली कहाँ लगती है और दूसरी, ठीक है। तो पहले मैं 0 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। पहली मैंने दे दी 0 पिक्सल और दूसरी दे दी ऑटो। ऑटो कहाँ कहाँ लगेगी? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर, ठीक। समझ में आया? ठीक है, ये है हमारा मार्जिन, ठीक है। मार्जिन का सारा कंप्लीट हो गया। मार्जिन का मतलब है बेसिकली बॉक्स, बॉर्डर के चारों तरफ स्पेस जो है क्या है? मार्जिन है। चलो नाउ अनदर टॉपिक। तो उसके लिए मैं एक और बॉक्स बना लेता हूँ।
इसी के अंदर ही है ना, इसी पेज में काम कर रहे हैं। आप देख लेना, इसकी CSS अलग लिखी हुई है, एक ही फाइल के अंदर हम सारे बॉक्स की प्रॉपर्टीज देख लेंगे। जहाँ नई फाइल बनाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ नई फाइल बना लेंगे, एक ही फाइल में चलेगा। तीसरा बॉक्स बनाता हूँ मैं टेप, और इसको क्लास देता हूँ बॉक्स, ठीक है। एक डेट बनाया जिसको क्लास दी है बॉक्स 2। अब इसको भी कुछ हाइट वेट तो कुछ ना कुछ तो देनी है, देखिए। तो बॉक्स डॉट लगाया, डॉट बॉक्स 2, यहाँ CSS लिखते हैं, विड्थ वही 150 पिक्सल, बॉर्डर 150 पिक्सल, हाइट वही 150 पिक्सल, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। जनरली हम सॉलिड यूज़ करेंगे, आप कोई और यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बॉर्डर बन गया, अभी हमारा बॉक्स बन गया, ठीक है। इसमें कुछ मार्जिन देने रखा तो ये इसके लेवल में आएगा, ठीक है। मार्जिन होता तो ये नीचे आता है। अब बात करते हैं पैडिंग की, इसकी पैडिंग। तो पैडिंग क्या होती है? पैडिंग हम पहले ही बात कर चुके हैं। पैडिंग की, पैडिंग क्या था? एडजस्टमेंट करते थे बॉक्स उसमें टेबल में यूज़ किया था। क्या था पैडिंग? कंटेंट को सेंटर में कर देते हैं, एडजस्ट करते बेसिकली पैडिंग होती है बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस या डिस्टेंस, ठीक है। पैडिंग इज स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। क्या है पैडिंग? कंटेंट और बॉडी के बीच में तो उसमें कंटेंट है कुछ, कंटेंट डालो पहले, जब भी तो पैडिंग समझ में आएगी। कंटेंट डाल लेते इसके अंदर। तो ये लॉरेल, ये मैंने हल्का सा कंटेंट इसके अंदर डाल दिया, ये कंटेंट आ गया। तो इस कंटेंट को कम करा जाए क्योंकि ओवरफ्लो कर रहा है। चलो, अभी भी नहीं आया तो इसको और कम करना चाहिए। ज़्यादा ही कम वर्ड आएंगे क्या? इसको ये कंटेंट आ गया। तो अब आप देखोगे कि कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कितना स्पेस है? नहीं है ना, चिपका हुआ है ना। तो आप पैडिंग यूज़ करोगे अगर देना है तो अगर पैडिंग में यूज़ करता हूँ 10 पिक्सल, तो चारों साइड से क्या हो जाएगा? 10 पिक्सल, चारों साइड से स्पेस हो जाएगा। बॉर्डर और उसके बीच में 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, नीचे 10 पिक्सल, इधर 10 पिक्सल, ठीक है। और सेम पैडिंग और मार्जिन एक तरीके से काम करते हैं। जैसे पैडिंग को मैंने अगर 2 वैल्यूज़ दी, जैसे मान लो 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो फर्स्ट वाली कहाँ लगेगी? टॉप बॉटम, और दूसरी वाली सेम है ना, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम पैडिंग की। अगर मैंने 3 वैल्यूज़ दी तो पहली वाली कहाँ लगेगी? टॉप में, दूसरी वाली लेफ्ट राइट, तीसरी वाली बॉटम। सिंपल है, ठीक है। और 4 वैल्यूज़ दी तो क्लॉकवाइज टॉप राइट बॉटम, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे 10 पिक्सल देता हूँ, टॉप में लगेगी। 20 पिक्सल दूंगा, वो कहाँ लगेगी? राइट में लगेगी। 30 पिक्सल दूंगा, वो कहाँ लगेगी? बॉटम में। 40 पिक्सल दूंगा, वो कहाँ लगेगी? ठीक। आप गैप देख सकते हो, यहाँ 10 पिक्सल लग रही टॉप में, और यहाँ कितनी 40 पिक्सल है ना। इस तरीके से पैडिंग बेसिकली क्या होता है? स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, ठीक है। वही सेम चीज़ आप पैडिंग अगर डायरेक्शन में देना चाहते हो तो पैडिंग हाइफन डायरेक्शन। जैसे पैडिंग मुझे लेफ्ट में देना केवल, अभी इसको सेव करते तो कोई पैडिंग नहीं है, पैडिंग लेफ्ट में देना केवल। जैसे मान लो 30 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल, आप अलग अलग भी दे सकते हो, ठीक है, अपनी चॉइस है। तो ये हो गया हमारा पैडिंग। क्या हो गया? पैडिंग। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो आपको बॉक्स की सारी चीज़ें समझ में आ गई कि बॉक्स कैसे बिहेव करता है, बॉक्स के साथ में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, और विड्थ लगानी है, हाइट लगानी है, ठीक है। और उसी बॉक्स पे आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो बैकग्राउंड काम कैसे करता है। उससे पहले पर मैं चाहूँगा कि आप लोगों को टास्क करना है। वो टास्क क्या करनी है, आपने असाइनमेंट 1 बनाया था 5 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस और 6 आंसर्स का बनाया था ना। उसी असाइनमेंट को आप एक नई फाइल में कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। वो कंटेंट वंटेंट लिखने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन है और जो आंसर है उसको एक बॉक्स के अंदर रखो, ठीक है। और उनकी हाइट आपको जो विड्थ है वो पिक्सल्स में नहीं देनी, ठीक है। वो देनी है आपको परसेंटेज में, जैसे 80% और वो सेंटर करना है। दूसरे वाले की 70% वो आपको सेंटर करना है। तीसरे वाले की कितनी 60%, मतलब आप 1-2% का गैप रखोगे और सबको सेंटर कर दोगे। 1-2%, जैसे मान लो 70, 65, 60, 55 इस तरीके से वो करना है। हाइट आप देना चाहो तो दो, नहीं देना है तो मत दो। क्यों? क्योंकि हाइट तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि हेडिंग लगेगी उसके अंदर पैराग्राफ लगेगा तो वो अपने आप कंटेंट आ जाएगा, तो वो जहाँ तक जाएगा वहाँ हाइट हो जाएगी। हाइट आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप ये काम करो, एक बॉक्स जिसको मैंने हाइट दी हुई है 500 पिक्सल और विड्थ दी हुई है 600 पिक्सल, दिख रही है, और एक बॉर्डर लगाया हुआ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, जो हम कई बार देख चुके हैं। आपको सिर्फ बैकग्राउंड कलर और कलर का नाम लिखना है, तो सारे कलर्स अपने आप जो भी चाहते हैं वो लग जाएगा। बट अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड में इमेज लगाना तो आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कौन सी, बैकग्राउंड इमेज। अब इमेज जब बैकग्राउंड में लगा रहे हो तो वो बैकग्राउंड में है, वो कंटेंट नहीं है, याद रखना है ना। वो उसी बॉक्स के अंदर, और URL जो एक फंक्शन है उसके अंदर आप उसका नाम लिखते हो, और वो होनी चाहिए सेम फोल्डर। इसमें सेम फोल्डर, क्लियर। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज क्या है, रिपीट होती है। तो बैकग्राउंड रिपीट नाम की एक प्रॉपर्टी है जो इसका रिपीटेशन कंट्रोल करती है। तो बैकग्राउंड रिपीट की एक वैल्यू है नो, ठीक। बैकग्राउंड रिपीट की जो एक वैल्यू नो रिपीट, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। बैकग्राउंड की जो इमेज है वो रिपीट नहीं होगी, एक ही बार आएगी, जो भी उसका साइज़ है उतना ही दिखेगा, क्लियर। रिपीट एक्स का क्या मतलब है, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिपीट होगा, क्लियर। रिपीट वाई का क्या मतलब है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट होगा। कोई प्रॉब्लम? सर इसी इमेज का स्केलिंग नहीं कर सकते पूरे बॉक्स में, तो इसी को बड़ा करके पूरे बॉक्स में सब देखेंगे, फिलहाल तो ये देखो रिपीटेशन। तो बैकग्राउंड रिपीट, अब इसकी एक वैल्यू क्या है, वो है राउंड। राउंड का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ पहले। जैसे इमेज मैंने लगाई, ठीक है, तो देखो जैसे ये तो फिट हो रही है इसमें ना, इधर से 300 पिक्सल, इधर से 300 पिक्सल। जैसे मैं इसको मान लो आधा कर दूँ तो इमेज कटेगी। जैसे मान लो इसकी जो विड्थ है इसको कम कर देता हूँ, विड्थ जो है 600 से केवल मैं 500 कर दूँगा। देखोगे कि अब 600 पिक्स बैठ रही थी, लेकिन अब ये कट जाएगी, देखो कट गई ना। तो इमेज परफेक्टली फिट नहीं हो रही, मतलब जो रिपीटेशन कर रही है तो लास्ट इमेज परफेक्टली फिट नहीं हो रही। ऐसे ही ये वाली इमेज भी परफेक्टली फिट नहीं हो रही है ना, ये नीचे से भी कट रही है। अगर मैं इसको भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर दूँ, जैसे मान लो कि इसको मैं 50 पिक्सल बढ़ा दूँ, देखो कि यहाँ भी वापस से आई इमेज। तो राउंड का क्या मतलब है कि वो इमेज को थोड़ा बहुत बढ़ाएगा घटाएगा, जो भी करना करेगा, बट राउंड ऑफ करके रखेगा उसको, पूरी फिट होगी इमेजेस। राउंड का क्या मतलब है, पूरी इमेजेस फिट आएंगी। देखो विड्थ जो है वो कम कर दी, हाइट जो है बढ़ा दी,
इमेजेस अपने आप इसने सेट कर दी, बस कटेगी नहीं कोई इमेज है, सारी इमेजेस क्या है पूरी पूरी आएगी। क्लियर? ऐसे ही एक और चीज़ होती है, वो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी जो है वो है कौन सी? स्पेस। स्पेस का मतलब है कि अब उसने इस इमेज की साइज़ को छेड़ा था राउंड में ना, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा किया, लेकिन ये क्या करेगा, जैसे इमेज इतनी कट रही है, ठीक है, तो उस स्पेस को काटेगा नहीं, इमेज को, उस स्पेस को इमेजेस के बीच में ले आएगा ना, इमेज कोई भी नहीं कटेगी, बीच में स्पेस रहेगा। अब जैसे देखो इतना स्पेस था, अगर ये स्पेस यहाँ नहीं होता ना तो ये इमेज यहाँ आती है और कटता है। अब बीच में स्पेस ना तो ये छोटा कर सकता है, ना कोई दूसरी इमेज फिट कर सकता है, तो ये खाली रहेगा। इसको बड़ा करोगे तो और भी ढंग से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ इमेज मान लो अगर बड़ा हो गया तो बीच में यहाँ भी स्पेस रहेगा, तो ये स्पेस ही काम करता है। बस इमेजेस को एडजस्ट करते हैं दोनों राउंड और स्पेस। एक का तरीका इमेज को छेड़खानी करके, एक का तरीका जो भी कम ज़्यादा स्पेस है उसको बीच में रख देना। क्लियर है? अब इसके बाद में हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। क्या है? तो अगर बैकग्राउंड साइज को देखना है तो आपको ये रिपीटेशन वाली प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी। मैंने हटा दी रिपीटेशन, तो आप नो रिपीट लगा दो ना, आपको देखना है तो नो रिपीट लगा दो, क्योंकि सारी इमेजेस में हम एक साथ साइज नहीं देख सकते। अब इसको छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो। जैसे पहला पैरामीटर जो होगा वो इमेज का विड्थ होगा, ठीक है। जैसे मेरे को इसको इसके बराबर विड्थ करना है, कितनी विड्थ है इसकी? 500, तो ऑटोमेटिकली 500 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 500 पिक्सल। हाइट और इमेज रेशियो मेंटेन करना है, तो हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी जितनी हो सकती है ना। फिर भी आप खुद से देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। जैसे खुद से मैं पूरे को कवर करना चाहता हूँ। दूसरा पैरामीटर क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली इस पूरे को कवर, बट इस केस में क्या होता है, स्ट्रेच हो गई है। इस तरीके से इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं बैकग्राउंड की जो इमेज है। बट इसके अलावा तो कीवर्ड वैल्यू भी है, जब यही काम करना है पूरे फैलानी है तो उसके अलावा तो कीवर्ड वैल्यू भी है। बैकग्राउंड साइज की दो वैल्यू, एक तो कंटेन और एक है कवर। वो कंटेन में क्या होगा? कंटेन में इसकी विड्थ को इमेज की विड्थ से बराबर कर देगा। हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगी जितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरे बॉक्स को कवर करने की कोशिश करेगा केवल विड्थ। और कवर में क्या करेगा? बैकग्राउंड साइज कवर, इसमें पूरे बॉक्स को कवर करेगा, चाहे इमेज बाहर चली जाए इमेज से। तो एक ही चीज़ को मैनेज करेगा, या तो हाइट या विड्थ। तो जो भी ज़्यादा होगी ना उसको ऑटोमेटिकली हाइट कर देगा। हाइट को कितना कर देगा? इसके बराबर। अब विड्थ तो भी ऐसी बात है कि मान लो ज़्यादा ही होनी है तो वो इमेज कट जाएगी, बाहर चली जाएगी ना। तो किसको मैनेज करेगा? केवल हाइट, ठीक है। अभी पूरा बॉक्स कवर करेगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा पूरा बॉक्स कवर, कुछ बचता ही नहीं है। जब आपने मान लो जो ज़्यादा है वो कवर कर लिया तो पूरा बॉक्स कवर हो गया। इमेज थोड़ी सी साइड में, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। इसको पिक्सल्स में देके कर सकते हो, कंटेंट कवर यूज कर सकते हो, या फिर पोजीशन से कर सकते हो। जैसे ये इमेज है, ठीक है, अब ये पूरा कवर हो गया, मैं इसको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका सकता हूँ। जैसे मेरे को इसका चेहरा दिखाना है इधर, तो मैं इस इमेज की पोजीशन थोड़ा सा इधर कर दूँगा। बाई डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इस कॉर्नर से। तो मैं इसको पोजीशन को यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। देख लो अभी दिखा देते हैं। मैं इसको इसी पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये कवर कर रखा मैंने। तो बैकग्राउंड पोजीशन, क्या है? पोजीशन। तो पोजीशन दी मैंने 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। तो इसने लेफ्ट से 100 पिक्सल अपने आप को दूर कर दिया। दूसरा जो आर्गुमेंट होता है वो है टॉप से, ठीक है। तो मैंने टॉप से दिया 100 पिक्सल, अब 100 पिक्सल दूर कर लिया। लेट्स कैलकुलेट बैकग्राउंड पोजीशन। अब मुझे इधर नहीं करनी है, कहाँ करनी है? इधर। तो माइनस में दे, माइनस में 100 पिक्सल, तो
इधर चली जाएगी। और बैकग्राउंड तो बॉक्स का ये दिखेगा तो है नहीं, ना ही किसी और एलिमेंट को इफेक्ट करेगा, बस वो इधर खिसक जाएगी। और टॉप से भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है तो आप दे सकते हो, बाकी मैं इधर लेके जा रहा हूँ। आ गया। थोड़ा सा और खिसकाना है, मान लो इसका चेहरा ही दिखाना है, इसका क्या है ये, थोड़ा सा और 50 पिक्सल। अब ठीक लग रहा है, बिल्कुल चेहरा मैं सेंटर में लेके आ गया। थोड़ा सा नीचे ऊपर करना है तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। और ये मैंने कवर के साथ कर लिया तो ये केवल उतना ही दिख रहा है जितना इसमें एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि इसने क्या करा था, हाइट बराबर करी थी ना। हाइट बराबर करते क्या हुआ था, उसका जो विड्थ बाहर आ गई। विड्थ बाहर आ गई। अब इसमें एक चीज़ है, देखो अगर आपने इसको टॉप और बॉटम कुछ ऊटपटांग किया, जैसे मान लो आपने 20 पिक्सल किया, तो देखोगे ऊपर से और -2 तो जैसे 20 पिक्सल ऊपर भी खिंचकाया तो, क्योंकि इसकी हाइट इसके बराबर थी एग्जैक्ट ना। तो ये ध्यान रखना है, बस आपको एक ही साइड में करना है। अगर विड्थ ज़्यादा है तो आप ऊपर नीचे करो, हाइट ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। बाकी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इट्स ऑल योर्स। ठीक है, आप एक इमेज है, आपका कंप्यूटर है, जैसे एक्सपेरिमेंट करना है वैसे करो। जितना एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये तो सब गायब हो गया, अटेंडेंस के लिए आए थे क्या? 29 में से सारे गायब हो गए। चलो आज जो पढ़ाया एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारा का सारा। हाँ तो रोहित क्या पढ़ाया आज? सर सिलेक्टिव्स पढ़ा है और CSS कैसे कनेक्ट हो रहा है।